हाय गाइस, क्या हाल चाल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 15 डेज का स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए आरआरबी क्लर्क को लेके, ठीक है। और आरआरबी पीओ का भी जो एडमिट कार्ड है वो आउट हो चुका है, तो उसके लिए भी हम लोग एक्चुअली स्ट्रेटेजी जो है ना ये सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ तक कि अगर आप लोग चाहते हैं ना कि आप लोगों का आईपीएस क्लर्क वगैरह के एग्जाम में भी फायदा हो, तो ये उसके लिए भी काम करेगा। कैसे? क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग तो सेम है, ठीक है। बस क्वेश्चन का जो नंबर है ना कि हाँ, एक जगह 35 क्वेश्चन देखने को मिलता है फ्री में, एक जगह 40, बस वो चेंज होगा, ठीक है। मतलब कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है, नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ क्वेश्चन जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा क्या अंतर है? रीजनिंग वही, मैथ्स वही, सारा का सारा चैप्टर वही, पजल वही, डीआई वही, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन हो गया, या कोई भी अगर चैप्टर का कह दिया जाए, जैसे जिलोगिज्म हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज वगैरह जो भी हो गया। और उसके अलावा मैथ्स में भी अर्थमेटिक का जितना भी टॉपिक हो गया, जितना भी चैप्टर हो गया, सब कुछ तो सेम रहेगा, ठीक है। वो तो किसी भी एग्जाम में नहीं बदलता है, बस आप लोगों का अमाउंट ऑफ क्वेश्चन जो है या अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो बदल जाता है, ठीक है। तो ये सबके लिए सेम है, ठीक है। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं सच बताता हूँ कि आप लोगों को फायदा जरूर होगा। दूसरी बात, यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा बात बताने वाला हूँ ना, जिसके वजह से अगर आप लोग अभी तक मॉक टेस्ट वगैरह में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं और डिमोटिवेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि अरे भैया, इतना तैयारी करने के बाद, इतना पढ़ने के बावजूद हम लोगों का मॉक टेस्ट में स्कोर क्यों नहीं आता है। तो मैं आप लोगों को सच बताता हूँ कि लास्ट का जितना भी दिन है, अगर मैं अभी जो बताने वाला हूँ, अगर आप लोग उसे फॉलो करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, तो आप लोगों का एग्जाम आते आते, एग्जाम के दिन तक आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा जो मेंटल स्टेबिलिटी है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। आप लोग यहाँ तक कि हो सकता है कि अगर जो आप फॉलो करते हैं 2 से 3 दिन के बाद ही आप लोगों को जो मोटिवेशन है ना वो आप लोगों को डबल हो जाए। मतलब कि मैं आप लोगों को सिंपली कहा जाए तो मोटिवेशन का बूस्टर डोज देने वाला हूँ। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं भी ये क्या बकवास कर रहा है, ठीक है। क्या सही में ऐसा संभव है? बड़े से बड़े टीचर लोग वगैरह बोलते हैं और उसके बावजूद भी हम लोग उसे फॉलो करते हैं, हम लोग को फायदा तो होता नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है ना कि बड़े से बड़े टीचर वगैरह या जो लोग भी हैं वो बोलते तो बहुत कुछ है, सही बात है, लेकिन पहली बात की कमी हमारे अंदर खुद होता है। दूसरी बात, कोई भी टीचर जो है ना वो आप लोगों को कभी भी पूरा सच्चाई नहीं देता है, पूरा सच्चाई आपके सामने वो नहीं रखता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ सम बिजनेस इशूज या जो भी है, ठीक है ना, उसके वजह से। तो एक्चुअली मैं आपके सामने वही रखने वाला हूँ, सिंपली मैं इसे बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को बताऊंगा, बिल्कुल लॉजिकल प्रैक्टिकल बताऊंगा, ठीक है। उसके अलावा एक्चुअली कुछ भी इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा। जो होता है ना बेकार का, वो कुछ ड्रामा टाइप का या त्रिंग भ्रिंग टाइप का, वो इसमें नहीं रहेगा। बहुत ही बिल्कुल नेचुरल, लॉजिकल, प्रैक्टिकल, सेंसिबल एंड सिंपल रहेगा ये स्ट्रैटेजी, ठीक है। बस आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को देखना है, जो भी मैं बोलूंगा उसे समझने की कोशिश करना है और इम्प्लीमेंट करना है, फॉलो करना है, ठीक है। आगे आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए ये जो यहाँ पर आरआरबी लिखा हुआ है ना, जरूरी नहीं है कि इसी एग्जाम में फॉलो होगा, इसके अलावा ये किसी भी एग्जाम में आप लोगों को हेल्प करेगा, आप लोगों को फायदा पहुंचाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है कि आप लोगों को 7 to 10 डेज में, 7 to 10 डेज में क्या करना चाहिए ना, जो भी आप लोगों का रीजनिंग और अर्थमेटिक का, स्पेशली अर्थमेटिक का ही बोलूंगा, बिकॉज जो स्पीड मैथ्स वगैरह हो गया ना, उसका कोई कॉन्सेप्ट वगैरह ज्यादातर होता नहीं है। बॉडमास रूल को आप लोग फॉलो करेंगे तो आपका सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन का काम हो जाएगा। और थोड़ा सा अगर आप लोग स्क्वायर वगैरह, क्यूब वगैरह और थोड़ा सा 20 तक का अगर आप लोग टेबल वगैरह याद कर लेंगे तो वो आप लोगों को नंबर सीरीज वगैरह एंड इवन सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन सब में हेल्प करेगा। या ओवरऑल कहा जाए तो पूरे अर्थमेटिक में ही, पूरे मैथ्स में ही, क्वांट में ही आप लोगों को हेल्प करेगा, ठीक है। तो आप लोग पूरा का पूरा ये रिवीजन कर लीजिएगा, ये जो है ना इसे आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा 7 से 10 दिन के अंदर। जितना भी अर्थमेटिक का टॉपिक्स हो गया, जैसे कि परसेंटेज हो गया, पार्टनरशिप हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एसआई हो गया, सीआई हो गया, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, पीएनसी, ये सब कुछ आप लोगों को इंपॉर्टेंट है। ये सब एक्चुअली देखा जाए ना, अगर आप लोग मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, पीएनसी का अगर आप लोग कॉन्सेप्ट वगैरह कवर कर लेते हैं ना, तो आप लोगों को बहुत ही कम टाइम में अच्छा खासा एक्चुअली आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज ये सब जो चैप्टर है ना वो थोड़ा सा लॉजिकल ज्यादा होता है, खासकर जो आपका पीएनसी हो गया और जो प्रोबेबिलिटी वगैरह के क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। जनरली होता क्या है कि स्टूडेंट्स एक्चुअली ये सब चैप्टर को छोड़ देते हैं, लेकिन ये सब जो है ना आपका बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक्स वाला चैप्टर है, ठीक है। तो आप लोग इसे कर लीजिएगा, अगर नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं। आप लोग सबसे पहले बाकी जितना चैप्टर आपका स्ट्रांग है या जो भी टॉपिक आपका स्ट्रांग है, आप लोग उस पर थोड़ा सा ज्यादा मेहनत कीजिए, उस पर ज्यादा वर्क कीजिए, ठीक है। अब उसके बाद आप इसमें रीजनिंग भी आ गया। रीजनिंग का जैसे कि सिलोगिज्म हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो गया, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज वगैरह हो गया। इसका जो भी मतलब इसमें कॉन्सेप्ट आता है, जनरली तो देखा जाए तो रीजनिंग में सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट आता है किसमें, तो थोड़ा सिलोगिज्म में रहता है, अदर और का केस वगैरह जो बनता है, पॉसिबिलिटी का केस में कौन होगा कौन नहीं होगा, या ओनली अ फ्यू वगैरह का जो भी केसेस हो गया, ठीक है।
अगर आप लोग चाहते हैं तो सिलोगिज्म का मैंने इस चैनल पे ही एक वीडियो कराया है जिसमें मैंने टॉप 50 सिलोगिज्म करवाया था, ठीक है, जो कि सारा का सारा जो क्वेश्चन है ना वो सारा लास्ट ईयर एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। बोलने का मतलब वो बिल्कुल एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने 50 क्वेश्चन का सेट करवाया था जिसमें प्री में आने वाला जितना भी संभव टाइप है, बोलने का मतलब जितना भी एक्सपेक्टेड पैटर्न होता है, एक्सपेक्टेड टाइप होता है ना, सब कुछ उसमें कवर्ड है। उसमें ओनली का केस भी है, ओनली फ्यू का केस भी है, अदर और का केस भी है, पॉसिबिलिटी का केस भी है, सब कुछ है, ठीक है। सम का हो गया, सम नॉट का हो गया, सब कुछ उसमें कवर्ड है। तो आप लोग चाहते हैं तो उसे देख सकते हैं, ठीक है। अब उसके अलावा सिलोगिज्म के अलावा इनइक्वालिटी वगैरह में थोड़ा सा केस होता है। और एक्चुअली ये सब जो टॉपिक है ना आप लोग 2 से 3 घंटे में रिवीजन कर सकते हैं रीजनिंग का। और मैथ्स के लिए आप लोग मतलब 7 to 10 डेज लें, ठीक है। तो आप लोगों को रिवीजन जो है वो बिल्कुल कर देना चाहिए, बचा वो जो भी दिन है। आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि अरे भैया मेरा तो सारा टॉपिक वगैरह कवर है, क्या रिवीजन करना, चलो सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हैं। लेकिन नहीं, आप लोग एक्चुअली गलती करते हैं सच में। आखिर आप लोगों का क्या ऐसा वजह है जो मॉक टेस्ट में मार्क्स वगैरह नहीं बढ़ता है, या मॉक टेस्ट में आप लोग क्वेश्चंस को उस चैप्टर को आते हुए भी नहीं लगा पाते हैं? बिकॉज आप लोगों का सर्टेन टाइप्स का है ना, वो प्रैक्टिस एक्चुअली आप लोग हमेशा टच में नहीं रहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मॉक टेस्ट में कभी कुछ क्वेश्चन आ गया, कभी कुछ क्वेश्चन आ गया। अब कभी कुछ आता है तो जिसमें आप लोग ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा आप लोग मेहनत किए थे, या जो आप लोगों को थोड़ा सा इजी लगता है आप लोग उसे सॉल्व कर देते हैं। और कुछ ऐसा प्रकार हो गया, कुछ ऐसा टाइप हो गया उसी टॉपिक का, जिस टॉपिक को आप लोग सोचते हैं कि हाँ आपको तो अच्छे से आ गया है, ठीक है। लाइक ले लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस का हो गया या SICI का हो गया, ठीक है। तो उसका अगर थोड़ा सा मॉडरेट, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आ जाता है, या थोड़ा सा लेंदी या घुमा फिरा के आ जाता है, तो उसमें आप लोग फंस जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आप लोग हमेशा उसके टच में नहीं रहे हैं। रिवीजन किसी भी टॉपिक को या किसी भी चैप्टर का अगर आप लोग एक बार कोर्स वगैरह या कॉन्सेप्ट वगैरह कवर कर लेते हैं ना, तो उसके बाद उसका भी हमेशा कुछ डेज के अंदर आप लोगों को रिवीजन करते रहना चाहिए। बिकॉज रिवीजन इज द की। रिवीजन जो है ना वो प्रैक्टिस से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रैक्टिस आप लोग उसी चीज का करेंगे जो आप लोग रिवीजन कर चुके हैं। जब आप लोग रिवीजन ही नहीं करेंगे तो प्रैक्टिस आप लोगों को कैसे फायदा पहुंचाएगा ज्यादा, ठीक है। अब उसके बाद सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है कि प्रीवियस ईयर का जो भी मेमोरी बेस्ड पेपर है ना, प्रीवियस ईयर का प्रीवियस आप लोग 3 से लेके 5 साल का, ठीक है। चाहे तो अगर आप लोग 3 साल तक का ही जितना भी मेमोरी बेस्ड पेपर है RRB क्लर्क वगैरह का और RRB PO का, आप लोग उसे अटेम्प्ट कर लें, ठीक है। अब आप लोगों को ये मेमोरी बेस्ड पेपर कहाँ मिल सकता है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां मैंने सारा का सारा मतलब कि जो भी एग्जाम्स है ना, मैंने सबके मेमोरी बेस्ड पेपर प्रोवाइड कर रखे हैं। आप लोग वहां से उसे एक्सेस कर सकते हैं और उसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। या उसके अलावा अगर आपके पास कोई और सोर्स है जहां से आप लोग मेमोरी बेस्ड पेपर को मतलब निकाल सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, तो वहां से आप लोग निकाल लें, ठीक है। अब उसके बाद मेमोरी बेस्ड पेपर क्यों मैं बोल रहा हूँ, मेमोरी बेस्ड पेपर जो है ना वो आप लोगों को बिल्कुल रियल एग्जाम जैसा फील देगा। क्योंकि पहली बात, अगर आप लोग ये सोचेंगे कि अरे भैया 2022 में एग्जाम है, 2021 का 2020 का मेमोरी बेस्ड पेपर सॉल्व करने से क्या फायदा, या अगर आप लोग पहले से क्वेश्चंस को देख चुके हैं मेमोरी बेस्ड पेपर का, या किसी टीचर का अगर आप लोग फॉलो किए होंगे कोई सेशन जिसमें मेमोरी बेस्ड पेपर वगैरह करवाया गया है, तो मे भी आपके मन में यह ख्याल आ सकता है कि अरे यार उस समय तो एग्जाम में इजी क्वेश्चन आया था, क्या पता कहीं इस बार थोड़ा टफ देखने को मिले, मॉडरेट देखने को मिले, है ना। तो इजी वाला बना के क्या फायदा। लेकिन जो उस समय या जो लास्ट ईयर इजी क्वेश्चन आया था ना, वही उस समय के स्टूडेंट के लिए ऐसा था जैसा आप सोच रहे हैं कि हाँ क्या पता कहीं इस बार हार्ड आ जाए, तो उनके मन में भी ऐसा चल रहा होगा कि हाँ क्या पता एग्जाम हार्ड आ जाए। जबकि रियल एग्जाम में क्या आया, वही मेमोरी बेस्ड पेपर आया, जिसे अभी आप लोग इजी समझ रहे हैं, हल्का समझ रहे हैं, ठीक है, या थोड़ा सा टेक फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, तो या जिसका आप लोग कदर नहीं कर रहे हैं, वैल्यू नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी जो मेमोरी बेस्ड पेपर है ना कहीं वो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा सहायता करता है, बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है, बहुत ही ज्यादा आप लोगों को मोटिवेशन के लिए बहुत ही ज्यादा वो इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? आप लोग बेकार का मॉक टेस्ट वगैरह देख के डिमोटिवेट हो जाएंगे, लेकिन मेमोरी बेस्ड पेपर में अगर आप लोग का तैयारी अच्छा है, कॉन्सेप्ट वगैरह आप लोगों का क्लियर है, इंप्लीमेंटेशन आप लोगों को जो भी बेसिक मेथड्स हो गया या कॉन्सेप्ट्स हो गया, ठीक है ना, उसका आप लोग इंप्लीमेंट करना जानते हैं, इंप्लीमेंटेशन आप लोगों को पता है, एप्लीकेशंस पता है, ठीक है। तो मेमोरी बेस्ड पेपर में जो भी क्वेश्चन आएगा ना, जो रियल एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है, रियल एग्जाम का, जबरदस्ती घीस तीर के बेकार का उसको न्यू पैटर्न या टफ करके बनाया हुआ क्वेश्चन जो नहीं है, ठीक है, तो रियल एग्जाम का क्वेश्चन जो हो गया वो आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्प करता है, हद से ज्यादा वो आप लोगों को फायदा पहुंचाता है। अगर आप लोग उसे सॉल्व करेंगे ना, तो मैं आप लोग को सच बताता हूँ कि वो आप लोगों को हद से ज्यादा मोटिवेट कर देगा। आप लोग एक बार ऐसा करके देखिएगा, मैं भी आपको लगेगा कि मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, बट मैं जो बोल रहा हूँ ना ये बिल्कुल लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल सेंसिबल बात है। जनरली होता क्या है कि स्टूडेंट ऐसा ही सोचते हैं कि अरे यार जब कोई XYZ टीचर अगर अभी के समय में एक्सपेक्टेड पैटर्न पे कुछ
थोड़ा सा टफ या मॉडरेट वगैरह क्वेश्चंस करवा रहे हैं तो वो ज़्यादा जानते होंगे, ठीक है, हाँ वो ज़्यादा जानते होंगे, सही बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ आपको मेमोरी बेस्ड पेपर को फॉलो नहीं करना चाहिए, मेमोरी बेस्ड पेपर को सॉल्व नहीं करना चाहिए। मैं तो ऐसा बोलता हूँ ना कि पिछला 5 साल का या लास्ट 3 इयर्स का मेमोरी बेस्ड पेपर को आप लोग एग्जाम से पहले 3 से 4 बार सॉल्व कर दें। मैं सच बताता हूँ, आपका स्पीड जो है ना वो खुद ब खुद बढ़ जाएगा, खुद ब खुद बढ़ जाएगा। वो डबल मतलब कि 2 to 3 टाइम्स आप लोगों का स्पीड जो है वो बढ़ जाएगा। क्यों? जब आप लोग अच्छा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं ना, देखिए सिंपल सा बात है, जब आप लोग इजी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तो वो जल्दी बनेगा। अब जल्दी बनेगा तो आप लोग उसे जितना बार भी बनाएंगे वो आपका आपका एक्चुअली जो मूवमेंट है या जो आपका सोचने का शक्ति है, जो आपका अंडरस्टैंडिंग पावर है, ठीक है, उसे भी वो इंक्रीज करता है, उसे भी वो इम्प्रूव करता है। उस कॉन्सेप्ट से, उस टॉपिक से रिलेटेड, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है ना, वो आपके माइंड में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आएगा, ठीक है, और वो आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व भी जल्दी करवा देगा और आप लोग मूव कर जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो मेमोरी बेस्ड पेपर मैं आप लोगों को सच बता रहा हूँ, आप लोग एक बार भरोसा करके देखें, या कोई भी एक अच्छा टीचर होता है ना वो हमेशा मेमोरी बेस्ड पेपर, अच्छा मेमोरी बेस्ड पेपर आप लोगों को टीचर करवाते क्यों है? कोई कारण होगा ना, ताकि वो आप लोगों को बता सके कि देखिए भैया लास्ट ईयर इस तरह का एग्जाम आया था, तो आप लोग इससे एक बार अवेयर हो जाएं, ठीक है, आप लोग अवगत रहें कि हाँ इस तरीके का क्वेश्चन जनरली पूछा गया था और अभी भी ऐसा आ सकता है। उसके अलावा जो टीचर्स करवाते हैं ना वो प्रैक्टिस सेशंस में जो भी एक्सपेक्टेड टाइप्स हो गया, एक्सपेक्टेड पैटर्न का हो गया, या थोड़ा सा टफ मॉडरेट जो भी करवा दें वो तो सही है, वो करवाते रहते हैं, ठीक है, ताकि वो आप लोगों को प्रिपेयर कर दें हर तरह के सिचुएशन के लिए, ठीक है। अगर आप लोगों का इजी एग्जाम आ गया तो अच्छा है, आपके हित में रहेगा। अगर आप लोगों का थोड़ा सा मॉडरेट एग्जाम आ गया या थोड़ा सा अगर हायर साइड पे एग्जाम आ गया, तो आप लोग अवेयर, जब आप लोग जब प्रैक्टिस वगैरह करेंगे अच्छे लेवल क्वेश्चन का तो आप लोगों को उसमें भी हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से टीचर लोग जो होते हैं वो आप लोगों को थोड़ा सा एक्सपेक्टेड पैटर्न के क्वेश्चन को करवाते हैं, ठीक है। अब उसके अलावा मेमोरी बेस्ड पेपर को तो प्लीज आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा। अब उसके अलावा आप लोगों को क्या करना चाहिए, ये जो एक्सटेंसिव प्रैक्टिस मैंने लिखा है ये आप लोग कहाँ से करेंगे, और क्वालिटी क्वेश्चंस, ये जो है ना, ये जो है ना, ये क्वालिटी क्वेश्चन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बेकार का मॉक टेस्ट का जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें कई बार आप लोगों को कॉन्सेप्ट वगैरह आने के बाद भी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात, अगर आप लोग सॉल्व कर भी लेते हैं तो विद इन टाइम नहीं कर पाते हैं, वो आप लोगों का टाइम जो है वो ज्यादा कंज्यूम कर लेता है, बेकार का वो ज्यादा समय आप लोगों का खींच लेता है किसी एक क्वेश्चन में, ठीक है, चाहे वो टॉपिक आप लोगों का कितना भी ज्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट आप लोग उसका कवर कर चुके हों। अब ऐसा क्यों होता है? वो क्वेश्चन एक्चुअली इस तरीके से होता ही है ताकि आपको इरिटेट करे, आपको फ्रस्ट्रेशन मतलब दिलाए, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है ना ताकि आप लोग थोड़ा सा ब्रेन को या अपना जो मेंटल स्टेबिलिटी है ना उसे थोड़ा सा इंप्रूव कर सकें, उसे आप लोग एक्चुअली एग्जाम के लिए रेडी कर सकें, ठीक है ना, अपने आप को एक्चुअली वैसा ट्रेन कर सकें। इस वजह से वो क्वेश्चन रहता है, ठीक है। दूसरा बात, वो क्वेश्चन आप लोगों को क्या सिखाता है ना, ये सिखाता है कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो मैं तो भैया सबसे पहले इसे स्किप करूंगा, चाहे मेरा वो टॉपिक वो चैप्टर कितना भी स्ट्रांग क्यों ना रहे, मैं इस क्वेश्चन को सबसे पहले बोलूंगा कि बेटा तू साइड में रह, मैं तुझे बाद में आके देखूंगा, ठीक है। एक्चुअली ये उसका फंडा होता है। जनरली मॉक टेस्ट में जो आप लोगों को हार्ड क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ना, या थोड़े से एग्जाम से इरिलेवेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वो आप लोगों को जनरली जो होता है वो आप लोगों को एग्जाम के लिए ट्रेन करने के लिए ही बनाए जाते हैं, ये क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है। बिकॉज जितना भी इजी क्वेश्चन होता है वो तो आप लोग फटाफट कर देते हैं और उसके बाद आप लोगों का स्कोर वगैरह भी आ जाता है। लेकिन जहां पर मॉक टेस्ट आप लोगों का थोड़ा सा टफ हो जाता है, मॉडरेट हो जाता है, या थोड़ा सा हायर साइड पे हो जाता है, वहां पर आप लोग अच्छा अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। अच्छा अटेम्प्ट करते हैं तो मे भी किसी क्वेश्चन में या कुछ भी आप लोगों का मतलब गलती हो जाता है, एक्यूरेसी का प्रॉब्लम हो जाता है। अब इसलिए मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूँ ना कि मॉक टेस्ट के साथ साथ आप लोग जो प्रैक्टिस करें वो कहाँ से करें, ठीक है, वो भी अच्छे क्वेश्चंस का। तो सिंपल सा बात है, आप लोग जिस भी टीचर को फॉलो करते होंगे वो टीचर अभी के समय में किसी भी एग्जाम के लिए 10 डेज, 20 डेज या 30 डेज का प्रैक्टिस सेशंस लाते हैं, अपना मॉक टेस्ट वगैरह, मॉक टेस्ट की जैसे कि हाँ चलिए हम लोग पूरे 35 क्वेश्चंस का सेट, 40 क्वेश्चंस का सेट मॉक टेस्ट करेंगे यूट्यूब पे, या जो भी आपका पेड कोर्स हो गया ना उसमें भी जनरली क्रैश कोर्स में आप लोगों को मॉक टेस्ट वगैरह करवाया जाता है, ठीक है, जिसमें क्वेश्चंस जो भी वो टीचर सिलेक्ट करके लाते हैं वो बहुत ही शानदार क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन होते हैं। देखा जाए तो वो लोग एग्जाम रिलेटेड या एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को ही मतलब कि बना के क्वेश्चन को तैयार करके फ्रेम करके वो आपके सामने लाते हैं ताकि आप लोगों का अच्छा एग्जाम रिलेटेड प्रैक्टिस हो सके। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हाँ मॉक टेस्ट जो आप लोग देते हैं उसमें आप लोगों को थोड़ा सा टफ क्वेश्चन वगैरह बेकार का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, लेकिन रियल क्वेश्चन का भी तो आप लोगों को प्रैक्टिस होना चाहिए ना। इस वजह से ही वो टीचर जो है वो आप लोगों को प्रैक्टिस सेशन वगैरह करवाते हैं। वो प्रैक्टिस सेशन वगैरह ऐसे ही बेकार का नहीं करवाते रहते हैं, ठीक है।
कोई भी टीचर अपनी तरफ से जो भी क्वेश्चन फ्रेम करता है ना, वो शानदार ही करता है, आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो, आपको हेल्प करे, आपका स्कोर थोड़ा सा बूस्ट कर दे, इस वजह से वो सब सेशंस में वो सब क्वेश्चंस करवाते हैं। ठीक है, तो आप लोग जिस भी टीचर को फॉलो करते हैं, चाहे वो रीजनिंग के लिए हो गया या मैथ्स के लिए हो गया, आप लोग उनका जो भी अभी मॉक टेस्ट वगैरह उनके यूट्यूब चैनल वगैरह पे मोस्टली जो करवाते हैं, आप लोग उसे देखें, उसका एक दिन में कम से कम 2 सेशन को देखें। थोड़ा सा आप लोग स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। अगर आप लोग लाइव देखते हैं तो मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, अभी के समय में आप लोग लाइव देखना छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि लाइव सेशन अगर आप लोगों का कोई 1 घंटा 1.5 घंटा वगैरह का रहेगा तो उतना टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। आप लोग उसे है ना, जो रनिंग टाइम उसका या जो प्लेइंग टाइम हो गया, आप लोग उसका स्पीड को 1.5x पे करके या 1.75x पे करके आप लोग उसका मतलब क्वेश्चंस वगैरह को सॉल्व करें। सबसे पहले तो आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना चाहिए, वो सब जो मॉक टेस्ट वगैरह का सेशंस करवाते हैं उसे पॉज कर दें, पॉज करने के बाद आप लोग क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। आप लोगों का क्वेश्चन जितना भी सॉल्व होता है वो अच्छा है, ठीक है। उसके अलावा अगर मान लीजिए आप लोग किसी सिलेक्टेड क्वेश्चन या किसी सर्टेन क्वेश्चन में अगर आप लोग फंस जाते हैं, ठीक है, कोई भी चैप्टर का वो क्वेश्चन हो या कोई भी सब्जेक्ट का या किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन हो, अगर आप लोग उससे फंस जाते हैं तो वहां पर आप लोग वीडियो को प्ले करके उसका सॉल्यूशन देख लें उस टीचर का, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना कि आपके माइंड में वो कॉन्सेप्ट एक्चुअली थोड़ा सा होगा, फीड हो जाएगा, सेव हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात से आगे आने वाले समय में आप लोग कम से कम जिस क्वेश्चन में आप लोग फंस जाते हैं उसका सॉल्यूशन का जब आप लोगों को मेथड वगैरह पता होगा, कॉन्सेप्ट वगैरह अगर आप लोगों का एक बार फिर से रिवाइज अगर टीचर्स वगैरह तुरंत करवा देंगे कि हाँ देखिए मैंने आपको क्या बताया था, तो ये बताया था, तो ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, यहाँ पर आप लोगों को क्या करना था, ये करना था, ये करना था, और चलिए सॉल्व हो गया। तो ये क्या होगा ना, आप लोगों को बहुत ही ज्यादा रिवीजन में हेल्प करेगा। क्योंकि जनरली जो होता क्या है ना कि मॉक टेस्ट वगैरह जो आप लोग लगाते हैं उसका जो सॉल्यूशन होता है वो आप लोगों को रिटन या टेक्स्ट फॉर्मेट में देखने को मिलता है, ठीक है ना। बिकॉज वो तो आप लोगों का एक सीट के अनुसार देखा जाता है ना, वो रिटन फॉर्मेट में रहता है, ठीक है। लेकिन जब आप लोग उसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं ना तो वो आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करता है, वो आपके माइंड में काफी लंबे समय के लिए रहता है, ठीक है। तो आप लोगों को प्रैक्टिस करना चाहिए हमेशा मॉक टेस्ट जो वीडियो सेशंस में टीचर्स करवाते हैं उनके द्वारा, ठीक है। अब उसके बाद एक दिन में आप एक सेशन को प्रैक्टिस करें, 2 सेशन को प्रैक्टिस करें, ये आपके ऊपर है, आप लोग जितना टाइम देना चाहते हैं वो आप लोग दें। अब उसके अलावा बात करते हैं कि मॉक टेस्ट, फिर मॉक टेस्ट कब दें, ठीक है, मॉक टेस्ट के बारे में हम बात करते हैं। देखिए कभी भी आप लोगों का सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देने से नहीं होता है कि हम बेकार का हम लोग 50 100 200 300 400 500 टेस्ट दे देंगे तो आपका फायदा हो जाएगा, नहीं। जब तक आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद उस कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ जो भी एप्लीकेशन है उसका इम्प्लीमेंटेशन आप लोगों को नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट का इम्प्लीमेंटेशन नहीं आएगा, ठीक है, या सॉल्यूशन टेक्निक, सॉल्यूशन मेथड वगैरह जो नहीं आएगा, तो आप लोगों का मॉक टेस्ट में कभी भी मार्क्स ही नहीं आएगा, स्कोर नहीं आएगा। बिकॉज आप लोग अटेम्प्ट कम कर पाएंगे, ठीक है। जब आप लोगों का कम अटेम्प्ट होगा तो स्कोर कम होगा, स्कोर कम होगा तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर आप क्या करेंगे, है ना। इस वजह से आप क्या करें, सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट वगैरह पे ज्यादा फोकस करें, ज्यादा वर्क करें। हमेशा कॉन्सेप्ट जो होता है वो बहुत ही ज्यादा आप लोगों को फायदा पहुंचाता है, ठीक है। इस वजह से सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने से कोई फायदा नहीं होता है, चाहे वो किसी भी एग्जाम के लिए हो, ठीक है। अब उसके बाद अभी के समय में आप लोगों को मॉक टेस्ट को कैसे देना चाहिए, ठीक है, उसका सबसे बेस्ट जो तरीका है ना वो ये है कि आप लोग अपने माइंड को ट्रेन करें और बॉडी को भी ट्रेन करें कि जो भी, जैसे कि आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, एडमिट कार्ड में आप लोगों को बताया गया होगा कि हाँ भैया आपका जो सेंटर है उसमें आप लोगों का जो टाइमिंग मिला है एग्जाम का वो 8 बजे का मिला है। 8 बजे बोलने का मतलब अगर आपका रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे है तो एग्जाम जो होगा वो 9 बजे स्टार्ट होगा। अगर आप लोगों का रिपोर्टिंग टाइम 11:30 बजे है या 10:30 बजे है तो आप लोगों का 11:30 बजे एग्जाम होगा। अगर 12 बजे रिपोर्टिंग टाइम है तो 1 बजे एग्जाम स्टार्ट होगा। अगर 2:45 में रिपोर्टिंग टाइम है तो आप लोगों का 3:45 में एग्जाम स्टार्ट होगा, ठीक है, जो कि 45 मिनट्स के लिए एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। जब आप लोगों को ये पता है तो उसका जो भी आप लोगों का रिपोर्टिंग टाइम है ना उससे आप लोग 1 घंटा आगे, जैसे कि 8 बजे है तो 9 बजे, 9 बजे है तो 10 बजे, ऐसा करके आप लोग 1 घंटा बाद का आप लोग टाइम सेट कर लें कि आप लोगों को बचे हुए दिन में उतना मॉक टेस्ट देना ही है, उस टाइम पे एक्चुअली मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। उससे क्या होगा ना कि आप लोगों का एक टाइमर के साथ जो भी क्वेश्चंस वगैरह आता है, ठीक है, उसके लिए आप लोगों का जो माइंड और बॉडी है ना वो ट्रेन हो जाएगा, ठीक है, उसका एक्चुअली एक तरह का एक्सरसाइज हो जाएगा। अगर आप लोग बचे हुए 14 टू 15 डेज में इसे इंप्लीमेंट कर लेते हैं ना, एक टाइम जिस टाइम पे आप लोगों को एग्जाम कंडक्ट कराना है उस टाइम पे अगर आप लोग एक मॉक देते हैं तो मैं सच बताता हूँ उस टाइम पे आप लोगों का जो माइंड और बॉडी है वो एक्टिव रहेगा, एक्चुअली वो सुपर एक्टिव रहेगा। उस समय आपको किसी भी तरीके का जो एक फैटिक वगैरह होता है ना या आलस वगैरह वो नहीं होगा, आप लोगों का माइंड जो है वो थोड़ा सा वर्किंग कंडीशन में होगा, वो एक्टिव रहेगा या प्रो एक्टिव रहेगा, ठीक है। ये मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप लोग एक बार इसे करके देखिएगा, आप लोगों को बहुत ही हेल्प देगा। एक मॉक कम से कम आप लोगों को देना है किस टाइम पे,
जिस टाइम पे आपका टाइम का स्लॉट है उसके 1 आवर बाद, 1 घंटे बाद, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट में मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, ठीक है, जो कि हर एग्जाम में आप लोगों को फायदा पहुंचाएगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये आप लोगों को मोटिवेट कर देगा, ठीक है। देखिए, हाँ एक बात और, मॉक टेस्ट आप लोगों को किस कंपनी का क्या लगाना चाहिए लगाना चाहिए, मैं आपको एक बात बताऊं, दुनिया का कोई भी मॉक टेस्ट, चाहे वो किसी भी ब्रांड का किसी भी कंपनी का हो और चाहे कोई भी उसका प्रमोशन करता हो, वो कभी भी एग्जाम के लेवल को मीट नहीं कर सकता है। एग्जाम के लेवल को कोई भी मॉक टेस्ट मीट नहीं कर सकता है, कोई भी मॉक टेस्ट, ठीक है। क्योंकि जो एग्जाम रहता है ना, वो थोड़ा सा अलग रहता है, वो डिफरेंट रहता है, उसका जो लेवल वगैरह हो गया वो हमेशा डिफरेंट करता है, वो हमेशा वैरी करेगा, किससे, मॉक टेस्ट से। तो इस वजह से जो भी मॉक टेस्ट आपने परचेज कर रखा है, आपके पास जो भी मॉक टेस्ट है, आप लोग जिसे भी लगाते हैं उसे लगाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सब मॉक टेस्ट एक्चुअली देखा जाए तो प्रैक्टिस के लिए बढ़िया होता है, आपको ट्रेन करने के लिए कि हाँ भैया, अगर सर्टेन जो भी आपका टाइमर वगैरह है 1 घंटे का, उसमें आप लोग कितना क्वेश्चन को कैसे कर पाते हैं, कौन से क्वेश्चन को आप लोग पिक करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, सबसे पहले आप लोग किस क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सब आप लोगों को सिखाने के लिए मॉक टेस्ट जो है वो थोड़ा सा फायदा इस्तेमाल किया जाता है, या वो एक्चुअली आप लोगों को बस उसका जो यूजेज है वो बस यही है, ठीक है। मॉक टेस्ट जनरली सिलेक्शन के लिए आप लोगों को नहीं बनाया गया है, वो आप लोगों को सिलेक्शन के लिए ट्रेन करने के लिए बनाया गया है, ठीक है, या एक्सरसाइज करने के लिए। अब तो इस वजह से आपके पास जो भी मॉक टेस्ट है आप लोग उसको लगाएं, आपका फायदा हो जाएगा, ठीक है, ये आपका काम हो जाएगा। बेकार का सोचने की जरूरत नहीं है कि हाँ भाई, इस टीचर ने या ये बंदा ये मॉक टेस्ट दे रहा है, उसका स्कोर वगैरह डाल रहा है या कुछ भी, तो चलो मे भी उसका अच्छा होगा, ऐसा कोई बात नहीं है भाई, सच बता रहा हूँ, विश्वास करो मेरी बात पे। दुनिया का कोई भी मॉक टेस्ट जो है ना वो रियल एग्जाम को मीट नहीं कर सकता है। दूसरा बात, दुनिया का कोई भी मॉक टेस्ट आपको सफलता की गारंटी नहीं दे सकता है, ठीक है, या सक्सेस की गारंटी नहीं दे सकता है। अब उसके बाद आप लोग, मैंने तो ये बोल दिया कि हाँ एक मॉक टेस्ट लगाएं, उसके अलावा भी अगर आप लोग जो प्रैक्टिस के लिए मैंने बोला है ना, अगर जो टीचर्स का सेशंस वगैरह है उससे अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो कम से कम 1 या 2 सेशन का प्रैक्टिस करें दोनों सब्जेक्ट में। बोलने का मतलब दो दो, अगर आप लोग रीजनिंग और मैथ्स में करते हैं तो टोटल 4 सेशंस का प्रैक्टिस हो गया, उसके अलावा एक मॉक टेस्ट हो गया, 5 जो है वो एनफ है। क्यों? क्योंकि मॉक टेस्ट में आप लोगों को रीजनिंग का भी एक अलग से आप लोगों को 40 क्वेश्चन का सेट देखने को मिलेगा, और मैथ्स में अलग से आप लोगों को 40 क्वेश्चन का सेट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों के पास एक दिन में कितना हो जाएगा, दो उधर हो गया 40, 80, और इधर 40 बोलने का मतलब 120 क्वेश्चंस आप लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस कर लेंगे और 120 क्वेश्चंस आप लोग मैथ्स का प्रैक्टिस कर लेंगे, जो कि मेरे ख्याल से मोर देन एनफ है, मोर देन एनफ। क्यों? प्रैक्टिस कम कीजिए चलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट को ज्यादा रिवीजन कीजिए, वो आप लोगों को फायदा ज्यादा पहुंचाएगा, ठीक है। बेकार का सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, उससे कोई काम नहीं होगा ना, ठीक है, बेकार का वो गधा मजदूरी हो जाएगा, है ना। देखिए, आप लोगों को एक्चुअली स्मार्ट वर्क करना चाहिए, बेकार का हार्ड वर्क करने से बेटर है कि आप लोग स्मार्ट वर्क को करें, हार्ड वर्क करें लेकिन स्मार्ट तरीके से, ठीक है। अब उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, देखिए, आप लोगों को मॉक टेस्ट में जो भी स्कोर आ रहा था या अभी भी अगर आप लोग देते हैं तो भूल जाइए, एकदम मतलब बोले कि अबे तू निकल, अबे तू निकल। ऐसा क्यों? जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि कोई भी मॉक टेस्ट आप लोगों को रियल एग्जाम का वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर सकता है, ठीक है ना। ये रियल एग्जाम में जैसा आप लोगों को क्वेश्चन वगैरह आएगा उसे वो मीट नहीं कर सकता है, उस लेवल को मीट नहीं कर सकता है। सेम उसी तरीके से आप लोगों का मॉक टेस्ट में क्या परफॉर्मेंस रहा, वो कभी भी आपके जो रियल एग्जाम का दिन हुआ ना, जो भी आपका डी डे हुआ, उस दिन का, उस दिन में आप लोग जैसा परफॉर्म करेंगे वो आप लोगों को नहीं बता सकता है, कोई भी मॉक टेस्ट नहीं बता सकता है, या उसमें जितना भी आप लोगों का परसेंटाइल रहा, स्कोर रहा, एक्यूरेसी रहा। क्यों? देखिए, परसेंटाइल, स्कोर, एक्यूरेसी पे आप लोगों को वर्क करना चाहिए, सही बात है, लेकिन जो भी पास्ट में आप लोग मॉक टेस्ट देते हैं ना, वो रियल एग्जाम के दिन उसका एक्चुअली कोई भी रोल नहीं रहता है, उसका एक्चुअली कोई भी वो इंपॉर्टेंट रोल नहीं रहता है, वो कुछ भी आप लोगों को उस दिन फायदा नहीं पहुंचाएगा, कोई भी यूज आप लोगों के लिए नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? हो सकता है कि जिस दिन आप एग्जाम देने जाएं उस दिन आप किसी न किसी भी वजह से, किसी बाई एक्स वाई जी रीजन की वजह से आप लोग थोड़ा सा परेशान हो, डिस्टर्ब हो, ऊपर से जाहिर सी बात है कि जब आप लोग एग्जाम जो कि आप लोगों को सिलेक्शन दिलाएगा, आप लोगों को जॉब दिलाएगा, आप लोगों को इनकम के करीब लेके जाएगा, ठीक है, आपके जो भी गार्जियन, माँ बाप जो भी हैं, उन लोगों के चेहरे पे जो मुस्कान लाएगा, खुशी लाएगा, ठीक है ना, आप लोगों को लाइफ में एक स्टेटस प्रोवाइड करेगा, एक मुकाम पे पहुंचाएगा। उस एग्जाम में अगर आप लोग जब भी बैठने जाएंगे, देने जाएंगे उस एग्जाम को, तो जाहिर सी बात है कि आप लोग थोड़ा सा पैनिक मूड में रहेंगे, ठीक है ना। बोलने का मतलब आप लोगों का जो फेज रहेगा वो थोड़ा सा पैनिक फेज में आप लोग रहेंगे, ठीक है। तो क्या उस समय पे आप लोग सही में कुछ भी ऐसा सोच सकते हैं कि हाँ अरे यार, मेरा उस एग्जाम में ऐसा हुआ था, उस टेस्ट में ऐसा हुआ था, तो मे बी आज भी यहाँ पे हो जाएगा। मे बी अगर आपका कोई मॉक टेस्ट में इजी 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 वाले में आप लोगों का अच्छा मार्क्स आता होगा और टफ वाले में हार्ड आता होगा,
तो आप लोग उसी एक्चुअली माया जाल में फंस के रह जाएंगे। ठीक है, इस वजह से मॉक टेस्ट के स्कोर को भूल जाइए, भूल जाइए, भूल जाइए, प्लीज 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 भूल जाइए। ठीक है, इससे क्या होगा ना कि आप लोगों का एग्जाम आसान हो जाएगा, आप लोगों का एग्जाम आसान हो जाएगा। एग्जाम के दिन आप लोग बिल्कुल फ्रेश माइंड से जाइए। सोचिए करे भैया जब हम सारा का सारा कॉन्सेप्ट कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट का रिवीजन कर चुके हैं, टीचर्स के द्वारा कराए गए अच्छे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर चुके हैं, जो टीचर बोलते हैं कि हाँ इस लेवल का टेस्ट, इस लेवल का क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो जो भी टीचर अगर लेवल को अगर बनाते हैं, करवाते हैं आप लोगों को, तो वो भाई टीचर तो बेवकूफ नहीं है, टीचर तो गधा नहीं है ना भाई, कुछ सोची समझ के करवाता होगा ना। दूसरा बात, कोई भी टीचर है जो कि कहीं ना कहीं एग्जाम वगैरह दे रखे हैं, वो लोग क्वालिफाइड हैं, एंड इवन आपसे तो ज्यादा क्वालिफाइड है। ठीक है, इस वजह से आप लोग उन पे ट्रस्ट कीजिए। मैं आप लोगों को जो बोल रहा हूँ आप लोग इस पे थोड़ा ट्रस्ट कीजिए। ठीक है, मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ उसके अलावा अगर आप लोग एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हैं प्रैक्टिस तो वो कीजिए। ठीक है, लेकिन सही क्वेश्चन का, बेकार का अटपटांग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने से भैया कुछ भी फायदा नहीं होगा। बेकार का वो आप लोगों को डिमोटिवेट कर देगा और आप लोग बोलेगा कि अरे यार एग्जाम में क्या होगा, हे भगवान क्या मैं करूँ, मतलब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ मुंह दिखाऊं। ठीक है, तो उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, इस वजह से आप लोग मॉक टेस्ट के स्कोर को भूल जाइएगा, जो भी मतलब आ रहा है। एंड इवन अभी भी जो आप लोग दे चुके हो ना, भूल जाइए यार, बाहर में जाए, लत मारिए उसको, उठा के फेंक दीजिए। ठीक है, मॉक टेस्ट के मार्क को फेंक दीजिए, ऐसा नहीं कि लैपटॉप मोबाइल वगैरह में जो आप लोगों का है वो फेंक दीजिए, वो नहीं बोल रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए देखिए अब उसके अलावा क्या है, क्या जो लोगों का क्या मतलब कि जिन लोगों का, जिन स्टूडेंट्स का, जिन एस्पिरेंट्स का मॉक टेस्ट में गुड स्कोर मतलब कि एक अच्छा स्कोर और अच्छा परसेंटाइल वगैरह रहता है, या जो आप लोग देखते होंगे टॉप स्कोरर जिनका अच्छा परसेंटाइल वगैरह रहता है, या 90 प्लस जिनका भी परसेंटाइल वगैरह रहता है, क्या सिर्फ और सिर्फ वही लोग हैं जो सिलेक्शन लेते हैं, उन्हीं का एग्जाम क्लियर होता है, उन्हीं का जॉब मिलता है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा सही में नहीं है। ठीक है, एक्चुअली इस बात का कोई भी प्रूफ नहीं है। ठीक है, हाँ अगर आप लोगों का मॉक टेस्ट में स्कोर और परसेंटाइल वगैरह एक्यूरेसी वगैरह अच्छा रहता है तो इसका मतलब ये है कि आपका तैयारी अच्छा है, आपका प्रिपरेशन अच्छा है। लेकिन वही प्रिपरेशन जो है वो आप लोगों को फाइनल स्टेज तक पहुंचा देगा, सिलेक्शन दिलवा देगा, प्री एग्जाम क्लियर करवा देगा, मेंस क्लियर करवा देगा, इस बात का भैया कोई भी गारंटी नहीं है। ठीक है, तो अगर आपके मन में ऐसा लगता है ना कि हाँ यार जो मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ या जो हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, अरे भैया उसको मैं तो हमेशा देखे हैं कि जो भी नाम वगैरह कुछ रहे उस बंदे का, उसका इतना स्कोर आ रहा है, उसका परसेंटाइल इतना आ रहा है, या जो टॉप स्कोरर है या जो टॉपर है उसका परसेंटाइल इतना है, स्कोर इतना है, या सर्टेन क्वेश्चन को उसने इतना सेकंड में कर लिया, इतना सेकंड में कर लिया, ऐसा कुछ भी। कितना बार आप लोग देखते होंगे कि पजल वगैरह को देखा जाता है कि जिस पजल को सॉल्व करने में आपको 2 से 2.5 मिनट लग गया, 3 मिनट लग गया, उसे वो टॉपर जो है वो 54 सेकंड्स में, 50 सेकंड्स में, 32 सेकंड्स में ऐसा कर चुका है, या हार्डली वो 60 सेकंड्स में कर चुका है, 1.32 सेकंड्स में कर चुका है, बोलने का मतलब 1 मिनट 32 सेकंड, ऐसा आप लोग बहुत बार देखते होंगे। तो क्या ये सच है? नहीं, ये सही में सच नहीं है। ठीक है, एक्चुअली इसका जो भी फंडा है ना वो मैं आप लोगों को कभी और अलग वीडियो में, अगले वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को उससे भी पता चल जाएगा कि हाँ आखिर ऐसा क्यों देखने को आप लोगों को उसका इतना मार्क्स वगैरह स्कोर वगैरह देखने को मिलता है, और वो भी इतने कम टाइम में। जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ही आपको कम से कम 1-2 मिनट 1.5 मिनट लग जाता है, या जिस पजल वगैरह को सॉल्व करने में आप लोगों को 2.5-3 मिनट, कभी कभी 4-5 मिनट लग जाता है। ठीक है, उसमें ऐसा कैसे वो लोग, मतलब कौन से ऐसे सुपरमैन टाइप के वो लोग हैं या सुपर वुमेन हैं जो कि इतना जल्दी कर लेते हैं? ठीक है, तो उसका फंडा मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बता दूंगा। तो इस वजह से आप लोगों को मैं सच बताता हूँ, सिर्फ उन्हीं का सिलेक्शन नहीं होता है। तो इस बात से ये जो मैंने लिखा था ना, ये मैंने आप लोगों को बस बताने के लिए लिखा था कि अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं ना, अगर आपके माइंड में ऐसा कुछ मोह माया टाइप वाला बात आते रहता है कि मॉक टेस्ट में अरे भैया मेरा तो इतना स्कोर आ रहा था, मेरा एग्जाम कहाँ से निकलेगा, मैं क्या ही कर लूंगा। ठीक है, तो ये सब फालतू का जितना भी बकवास बात है ना, इसको अपने जिंदगी से उठा के फेंक दीजिए। जीवन में इसका भैया कोई भी महत्व नहीं है, कोई भी महत्व नहीं है। ठीक है, अब दूसरा कि हाँ जिनका भी अच्छा स्कोर वगैरह आता है सिर्फ उन्हीं का सिलेक्शन होगा, नहीं, सब बकवास है, सब कुछ बकवास है। ठीक है, इस बात से सबसे पहले एक बार मैं आप सब कुछ मैंने जो बोला है उसे समराइज कर देता हूँ। क्विक रिवीजन कर लीजिए आप लोग, जो भी कॉन्सेप्चुअल वीडियोस वगैरह आप लोग देखते हैं उससे कर लीजिए, किसी भी टीचर को फॉलो जो आप लोग करते हैं। उसके अलावा जो भी आपने नोट्स बना रखा है आप लोग उससे कर सकते हैं। 7 से 10 दिन में आप लोगों को ये काम कर लेना है। ये आप लोगों को काम जो है ना वो आरआरबी के अलावा आईपीएस क्लर्क, एंड इवन सुनने में आया है कि एसबीआई क्लर्क वगैरह का भी नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएगा, जिसका शायद 21 सितंबर को डेट प्री का रखा गया है, आई थिंक ऐसा है। ठीक है, अभी श्योर नहीं है बट मे भी ऐसा रूमर वगैरह है, या मे भी ऐसा कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, उड़ता खबर। ठीक है, तो वो देखने को मिल सकता है। या आगे आने वाले समय में आप लोगों का एसबीआई पीओ का अगर एग्जाम आता है या आईपीएस पीओ का एग्जाम आता है तो सब में तो सेम ही आप लोगों को काम आएगा, बिकॉज कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज नहीं हो जाएगा, ना परसेंटेज चेंज होगा, ना एसआई चेंज होगा, ना सीआई चेंज होगा, ना मेंसुरेशन चेंज होगा,
ना टाइम एंड वर्क चेंज होगा, ना टीएसडी या बोर्ड एंड स्ट्रीम हो गया, या ना ट्रेंड्स हो गया, एवरेज, पार्टनरशिप, रेशो एंड प्रोपोर्शन, कुछ भी चेंज नहीं होगा। और सेम विथ रीजनिंग, है ना, कुछ भी जब चेंज नहीं होगा तो फिर क्यों ऐसा हम लोगों को करना कि हाँ चलो आगे देखा जाएगा, या हम लोग छोड़ के बैठेंगे। आप लोग इसे रिवीजन कर लीजिए, 7 से 10 दिन में आप लोग रिवीजन अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं सारे टॉपिक्स का, सारे चैप्टर्स का। आप लोगों को आगे आने वाले समय में फायदा जरूर पहुंचाएगा, जरूर पहुंचाएगा, ठीक है। ये आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। दूसरा बात, प्रीवियस ईयर पेपर्स को आप लोग लगाना सॉल्व कीजिए, ये आप लोगों को सच में मैजिक की तरह हेल्प करेगा। आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मतलब मोटिवेट कर देगा, आप लोगों को बूस्ट कर देगा। आपका जो एनर्जी है ना, आपको बूस्ट कर देगा। एनर्जी के साथ साथ आप लोगों का अटेम्प्ट, स्कोर सब कुछ बूस्ट कर देगा, एक्यूरेसी, परसेंटाइल सब कुछ बूस्ट कर देगा, ठीक है। अब ये आप लोग कहाँ से लगा सकते हैं, मैंने आप लोगों को बता दिया कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा या ग्रुप का लिंक मिलेगा। आप लोग वहां पर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर का जो भी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो आईपीएस क्लर्क का हो गया, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, सबका मैंने प्रोवाइड कर रखा है। और भी आगे आने वाले समय में जो भी मुझे मिलेगा मैं वो प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग वहां पर से उसे सॉल्व कर सकते हैं, लगा सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों के लिए मैंने वहां पर ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड कर रखा है, जो कि बिल्कुल ही अच्छा कंटेंट है। फ्री मटेरियल जो भी है वो मैंने वहां प्रोवाइड कर रखा है। तो अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होता है कि हाँ भैया अच्छे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कहाँ से करें, कहाँ इधर गूगल में सर्च करें, कहाँ से करें, दिन भर इधर उधर जहां तहां, तो आप लोग उस चैनल को ज्वाइन कर लें, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। आप लोगों को वहां पर सब कुछ मिल जाएगा, चाहे वो रीजनिंग के लिए हो, इंग्लिश के लिए हो, और मैथ्स के लिए हो, सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। एंड इवन कंप्यूटर वगैरह का भी मैंने वहाँ पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कर रखा है। और जीए के लिए भी मैं वहाँ पर मंथली पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करता हूँ, जिससे आप लोग अगर फॉलो करते हैं, रिवीजन करते हैं, तो आपका फायदा हो जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप लोगों को किसी और सब्जेक्ट से जुड़ा हो कोई भी डाउट होता है ना, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें आप लोगों को एक और चैनल का लिंक मिलेगा या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, जिसका नाम होगा बिगिनर टू बैंकर 2022, जिसमें मैं एक्चुअली डाउट्स वगैरह लेता हूं लोगों के, ठीक है। तो उसमें चाहें तो आप लोग जुड़ सकते हैं, मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उसमें आप लोगों को जो भी डाउट होता है करियर से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड, ठीक है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को वहां सेल्फ रिप्लाई करता हूं, और वहां पर आप लोगों को रिप्लाई जो है ना वो थोड़ा सा जल्दी देखने को मिल सकता है, ठीक है। बिकॉज जो यूट्यूब का कमेंट वगैरह हो गया ना, उसमें थोड़ा सा मुझे टाइम लग जाता है, वो चेक करना पड़ता है। बट टेलीग्राम में क्या है ना कि वो इंस्टेंट मुझे मैसेज आ गया, तो या आप लोगों का जो भी डाउट वगैरह है वो मुझे मैसेज के रूप में मिल गया, मैं उसे देखता हूँ और मैं उसका रिप्लाई कर देता हूँ। या उसके अलावा अगर आप लोगों का किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी सब्जेक्ट से जुड़ा हो, किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है, तो आप लोग क्वेश्चन का भी वहां पर पिक वगैरह जो भी है वो सेंड कर सकते हैं, या क्वेश्चन को रिटन फॉर्मेट में दे सकते हैं। मैं आप लोगों को उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो यही था मेरी तरफ से। आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी को अच्छे से कीजिए, बेकार का टाइम वेस्ट करने के लिए तैयारी मत कीजिए। टीचर को फॉलो करते हैं तो कभी भी किसी अच्छे टीचर को फॉलो कीजिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि आप लोग जितना हो सके उतना ट्रिक वगैरह से, शॉर्ट मेथड्स वगैरह से दूर रहिए। क्यों? 1 2 4 क्वेश्चन में आप लोगों को फायदा पहुंचाएगा, और अगर आप लोग उसे सॉल्व कर लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ भैया कितना आप लोग तेज हैं, तेज तरार हैं, महान हैं, कितना एकदम तुरंत आप लोग सॉल्व कर लिए, चैप्टर आपका क्लियर है, वो वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। जबकि अगर आप लोगों को मेंस में अगर आप लोगों का थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन आ जाए, थोड़ा सा घुमा फिरा के आ जाए, लेंदी क्वेश्चन आ जाए, तो वहां पर अगर आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे ना, तो आप लोग फंस जाएंगे। तो फिर बेकार का जो ट्रिक होता है ना, या जो सुनहरा थोड़ा सा मतलब दिखाया जाता है कि वाह ये तुम लुभावना टाइप का, ठीक है, आप लोग उससे एक्चुअली बचने की कोशिश कीजिए, दूर रहने की कोशिश कीजिए, ठीक है। फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए, कॉन्सेप्ट को हमेशा फोकस करके चलिए, कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और बस रेगुलरिटी के साथ आप लोग कंटिन्यू अपने प्रैक्टिस को जारी रखिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट का रिवीजन करते रहिए, ठीक है। उसके अलावा अगर आप लोगों को मैंने बता दिया कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू। देखिए पीडीएफ आप लोगों को कहाँ मिल जाएगा, चाहे वो प्रीवियस ईयर पेपर का हो या प्रैक्टिस के लिए जो भी पीडीएफ होता है वो, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट के लिए, वो आप लोगों को टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।